हेलो टू ऑल ऑफ यू, होप यू आर गुड एंड डूइंग गुड विद दिस सब्जेक्ट ऑल्सो। जो हमने आज डिस्कस करना है वो है लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी और इट कैन ऑल्सो बी स्टेटेड एज टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। 13.3 एक्सरसाइज है। अब बेटे 13.3 एक्सरसाइज में दो टॉपिक्स कवर होते हैं, एक है टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी और एक है बेस थ्योरम, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो आपको पहले वीडियो मिली है। जनरली बुक्स में टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी पहले डिस्कस की जाती है और बेस थ्योरम बाद में, बट हमने बेस थ्योरम पहले डिस्कस की है। उसका रीजन ये है कि बेस थ्योरम में जो आपको कंसेप्ट्स क्लियर किए गए हैं, इवेंट्स की फॉर्मेशन कैसे करनी है, रिलेट कैसे करना है, उन सबको वो आपको हेल्प करेंगे टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी में। ये मेरा मानना है, क्योंकि मैं ऐसे ही हमेशा ट्राई करके कोशिश करती हूँ। तो आई होप आपको भी ये कंफर्टेबल लगा होगा। तो अगर जिन्होंने नहीं देखी है वो, तो प्लीज उससे पहले गो थ्रू होना है, उसके बाद टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी की इस वीडियो से आपने गो थ्रू होना है। अब आपके 13.1 एक्सरसाइज में सिर्फ एक क्वेश्चन है जो इससे रिलेटेड है और एक आपको एग्जाम्पल मिलेगा एनसीईआरटी में, विच इज एग्जाम्पल नंबर 15। इन दो क्वेश्चंस के अलावा टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी का कोई क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, तो हम उस एक क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे, कुछ बोर्ड क्वेश्चंस करते हैं और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ताकि आपको आइडिया मिले कि किस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं इससे रिलेटेड। मूव करते हैं अपने टॉपिक के साथ। सबसे पहले तो जो ये थ्योरम है उसकी स्टेटमेंट किस वे में हो सकती है। लेट E1, E2, En be a partition of a sample space S and suppose that each of the events E1, E2, En has non-zero probability of occurrence. Let A be any event associated with S, then probability of A equals to probability of E1, probability of A restricted to E1 plus probability of E2, probability of A restricted to E2। तो आपके पास सपोज एक सैंपल स्पेस है जिसको कि हमने S से रिप्रेजेंट किया हुआ है, उसकी डिफरेंट पार्टीशन की है। सपोज उसकी पार्टीशन En तक मूव जाती है, E1, E2 एंड सो ऑन En तक। अब जनरली क्या होता है, जो ये हम इवेंट्स बनाते हैं, जो ये पार्टीशंस करते हैं, ये पेयर वाइज डिस्जॉइंट होती हैं और इन सब की यूनियन क्या होती है, कंप्लीट सैंपल स्पेस S होता है। अब जब आप क्वेश्चन में करोगे ना बेटा, तो क्वेश्चन में आपको E1, E2 हो सकता है, 2 इवेंट्स है तो E1, E2 तक ही वहां पर ही क्वेश्चन वहां तक हमारे लिए हो सकता है कि अगर 3 इवेंट्स है तो एक E3 इंट्रोड्यूस हो गया, 4 इवेंट्स होंगे तो E4 तक। जनरली 4 इवेंट्स से ज्यादा नहीं चाहता होता। तो ये नहीं कि En है तो क्वेश्चन में भी En तक जाएंगे। तो अब आपने जो यहाँ पर ये इवेंट लिखा है A, इसकी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड आउट करेंगे इस वे में, जो ये आपको फॉर्मूला लिखा हुआ नजर आ रहा है, इस तरह से हम इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं। ठीक है। अब अगर हम बेस थ्योरम आपने डिस्कस कर लिया जो हमने, अगर आप उससे गो थ्रू हो चुके हो तो आप इसको चेक कर पा रहे होगे कि जो बेस थ्योरम का डिनोमिनेटर होता है सेम यही फॉर्मूला है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A रिस्ट्रिक्ट टू T1, E2 के लिए सो ऑन En तक के लिए, ये बेस थ्योरम में डिनोमिनेटर का रोल प्ले करता है। ठीक है। अब डिफरेंस क्या आता है इन दोनों में। बेस थ्योरम में हम क्या कहते हैं कि हम ये इवेंट वो लेते हैं, ए हम वो लेते हैं जो गिवन होता है, जो गिवन रिजल्ट हमें होता है उसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि यहाँ पर हम ए उसको बोलते हैं जो हमने फाइंड आउट करना होता है। टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी में ए वो होगा जो आपने फाइंड आउट करना है, और जो हम ये फाइंड आउट करना चाहते हैं उसके लिए जो बेस का रोल प्ले करते हैं, मीन्स उससे रिलेटेड जो टर्म्स होती है जिसके भी पर हम उसको फाइंड आउट करते हैं, वो E1, E2, E3 बनेगी। ये क्वेश्चंस में आपको विजिबल हो जाएगा। तो ये डिफरेंस आपका रहता है, उसमें गिवन होता है और इसमें हमने फाइंड आउट करना होता है। और क्या डिफरेंस रहता है उसमें, जैसे हमने बोला ना गिवन है, मीन्स उसमें कुछ ना कुछ रिजल्ट आपको गिवन होगा, बट टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी में हमें कुछ भी गिवन नहीं होता। डिफरेंट कंडीशंस होती है, उनके बिहाफ पर हमने फाइंड आउट करना होता है। तो अब क्वेश्चन पर मूव करते हैं। आप जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे और क्लैरिटी मिलती जाएगी। अब जैसे कि हमने बोला है कि 13.3 एक्सरसाइज में सिर्फ एक ही क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपके एक्सरसाइज का, तो उससे गो थ्रू होते हैं। क्या है वो क्वेश्चन। एन अर्न कंटेन्स 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स, अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, इट्स कलर इज नोटेड एंड इज रिटर्न टू द अर्न। तो अब हमारे पास एक अर्न में 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स हैं। हमने उसमें से एक बॉल निकाली है, उसके कलर को हमने चेक किया और उसको वापस अर्न में हमने डाल दिया। मोरओवर 2 एडिशनल बॉल्स ऑफ द कलर ड्रॉन आर पुट इन द अर्न। जिस कलर की भी वो बॉल निकली होगी उसी कलर की हमने 2 एडिशनल बॉल्स और डाली हैं। एंड देन अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम। उसके बाद फिर हमने एक बॉल निकाली है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड बॉल इज रेड। इस चीज की हमने प्रोबेबिलिटी अब फाइंड आउट करनी है कि जो हम सेकंड बॉल निकाल रहे हैं वो रेड होनी चाहिए। ये अब हमने फाइंड आउट करनी है, और अगर ये फाइंड आउट करनी है तो टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग ये क्या रोल होगा, ये इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ए से। अच्छा, अब इसमें चेक कीजिए कि आपको कुछ गिवन है, जैसे बेस थ्योरम में हमें गिवन होता है, ये आपने फाइंड आउट करना है, लेकिन इससे पहले कंडीशंस दी गई हैं कि ये रेड बॉल्स हैं, ये ब्लैक बॉल है, एक आपने निकाली है, हमें नहीं पता वो किस चीज कौन सा कलर निकला है, हमें नहीं दिया गया। 2 एडिशनल बॉल्स निकाली, ये भी एक टास्क दे दिया गया परफॉर्म करने के लिए। थ्रू आउट हमें कोई भी पर्टिकुलर रिजल्ट दिया नहीं गया है, तो इसमें कुछ भी गिवन नहीं है, जबकि
बेस थ्योरम में गिवन वर्ड लिखा हुआ आता है कि आपको गिवन है चीज, ठीक है बेटे, ये डिफरेंस है, ध्यान रखना इसका। तो ये अब हमारा ए हो गया, ए को हमने मेंशन कर लिया, सेकंड बॉल इज ऑफ रेड कलर। अब इस सेकंड बॉल से पहले हमने काम किया है, वहां से बनेगा E1 E2। क्या काम किया है, हमने फर्स्ट बॉल निकाली थी जो कि हमें नहीं पता वो किस कलर की थी। तो ये हो सकता है कि जो फर्स्ट सिलेक्टेड बॉल इज ऑफ रेड कलर, अदरवाइज ये भी ऑप्शन हो सकता है कि फर्स्ट सिलेक्टेड बॉल इज ऑफ ब्लैक कलर। दोनों में से कोई भी ऑप्शन हो सकती है। तो E1 और E2 हमें यहाँ से मिल जाएंगे। बस अब हमने इवेंट्स बना ली हैं। अब टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला फॉर दीज टू इवेंट्स, इनके लिए क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रिस्ट्रिक्टेड टू E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रिस्ट्रिक्टेड टू E2। अब वन बाय वन हम इस सब की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे और हमें हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट मिलेगा। अब आइए, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 है जो, वो क्या है, फर्स्ट सिलेक्टेड बॉल इज ऑफ रेड कलर। रेड कलर की बॉल्स के सिलेक्ट होने के चांसेस हमने फाइंड आउट करने। हमारे पास रेड बॉल्स हैं 5, टोटल बॉल्स कितनी है 10, 5 + 5 इट इज 10, तो टोटल 10 बॉल्स हैं। तो प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी, फेवरेबल अपॉन टोटल मीन्स 5/10 विच इज 1/2। ये हमने लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। अब हम आ जाते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 पर। वो क्या है, सिलेक्टेड बॉल इज ऑफ ब्लैक कलर, ब्लैक कलर की भी हमारे पास 5 बॉल्स हैं और टोटल बॉल्स कितनी है, ये ब्लैक कलर्स की भी 5 है। अगेन टोटल कितनी थी 10, तो हमारे पास ब्लैक कलर की अगर हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे तो वो भी कितनी हो जाएगी, 5/10 विच इज 1/2। अब रह गया ए रिस्ट्रिक्टेड टू E1 एंड ए रिस्ट्रिक्टेड टू E2। अब पहले हम इसको लैंग्वेज में लिखते हैं, बेस थ्योरम में हमने इसको डिस्कस किया था, अब दोबारा यहाँ पर करते हैं, लैंग्वेज में लिखते हैं फिर इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं। यस बेटा, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रिस्ट्रिक्टेड टू E1 जो होगा, अगर आप लैंग्वेज से इसको रीड करो, ये कैसे आपको सिखाया गया था कि आपने पहले जो सेकंड प्लेस पर होता है इस प्लेस पे इसको आपने रीड करना है। ये क्या है, E1 मीन्स E1 क्या था, फर्स्ट सिलेक्टेड बॉल इज रेड। ये रेड मीन्स हमने जो फर्स्ट सिलेक्ट किया वो बॉल रेड है, ये हमें गिवन होता है ना, कंडीशन में भी हमने ये किया कि ये वाला पार्ट गिवन होता है और हमें ये फाइंड आउट करना होता है। तो हमारे पास फर्स्ट सिलेक्टेड बॉल है रेड। ए क्या था, जो सेकंड सिलेक्टेड बॉल है वो भी रेड होनी चाहिए। मीन्स किस चीज की प्रोबेबिलिटी बनी कि सेकंड राउंड बॉल इज ऑफ रेड कलर व्हेन फर्स्ट सिलेक्टेड या फर्स्ट राउंड बॉल इज ऑफ रेड कलर। सेकंड बॉल के रेड होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करो जब हमें ये पता कि जो फर्स्ट बॉल हमने सिलेक्ट किया वो रेड कलर की है, ठीक है। अब हमें ये गिवन था कि रेड और ब्लैक दोनों ही 5/5 है। ये सिर्फ आपके समझने के लिए यहाँ लिखे, पेपर में ऐसे लिखने की जरूरत नहीं, इसको रफ पर कर लीजिएगा। ये दोनों 5/5 है। अब हमारे क्योंकि फर्स्ट बॉल जो हमने सिलेक्ट किया वो रेड कलर की है और बीच में एक टास्क हम परफॉर्म करे थे कि अगर जिस कलर की भी बॉल निकलेगी उसी कलर की हमने 2 एडिशनल बॉल्स और डालनी है। तो अगर हमारी फर्स्ट सिलेक्टेड बॉल रेड है तो सेकेंड बॉल को निकालने से पहले हमें जो ये फर्स्ट रेड कलर की बॉल निकली है इसी कलर की 2 और बॉल्स हमने ऐड करनी है। मीन्स रेड कलर की बॉल्स को हम ऐड करेंगे तो रेड कलर की बॉल्स अगर 5 थी तो अब कितनी हो जाएंगी 7। ब्लैक बॉल्स सेम एज इट इज में 5 ही रहेंगी। अब आप निकालिए सेकंड बॉल और वो सेकंड बॉल किस कलर की निकालनी है, रेड कलर की। तो रेड कलर की अब क्या प्रोबेबिलिटी होगी 7/, टोटल विच इज 12, 7/12। अब आ जाइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रिस्ट्रिक्टेड टू E2। इसको जब हम फाइंड आउट करेंगे, अगेन पहले हमने इसको रीड करना है। ये क्या है कि फर्स्ट सिलेक्टेड बॉल इज ऑफ ब्लैक कलर। अब ब्लैक कलर की हमारी फर्स्ट बॉल निकली है लेकिन हमने सेकंड प्रोबेबिलिटी किस चीज की फाइंड आउट करनी की जो सेकंड बॉल हो वो रेड कलर की हो। ये तो यही था ना हमारा। तो ये क्या लैंग्वेज बनी, सेकंड राउंड बॉल इज ऑफ रेड कलर व्हेन फर्स्ट राउंड बॉल इज ऑफ ब्लैक कलर। फर्स्ट बॉल ब्लैक कलर की निकली है बट सेकंड बॉल रेड कलर की निकली, इस चीज की हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। अब अगर फर्स्ट बॉल ब्लैक कलर की निकली है इट मीन्स जो हमने 2 बॉल्स ऐड की हैं वो किस कलर की ऐड होनी चाहिए, ब्लैक कलर की। तो ब्लैक कलर की जो 5 थी बॉल्स वो कितनी बन जाएंगी 7, रेड वाली सेम एज इट इज 5। अब हमने निकालनी कौन सी, रेड बॉल। वो तो टास्क चेंज नहीं हुआ था क्योंकि ए तो सेम ही रहेगा ना, निकालनी ए के अकॉर्डिंग तो सेकंड बॉल हमने रेड ही निकालनी है। तो अब हमारी रेड कितनी है 5 बट टोटल कितना हो गया अब 12। तो कितनी प्रोबेबिलिटी बनी 5/12। बस अब आपको सब कुछ मिल गया। अब आपने क्या करना है, पुट करना है फॉर्मूले में। ये हमारा फॉर्मूला टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी का, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हाफ हमने फाइंड आउट की थी, ए रिस्ट्रिक्टेड टू E1 इज 7/12। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 भी हमने हाफ फाइंड आउट किया था, ए रिस्ट्रिक्टेड टू E2 इज ऑल्सो 5/12। आफ्टर कैलकुलेशन वी हैव 1/2 एज आर आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 1/2। अगर इसमें जितना हमने एक्सप्लेन किया कहीं डाउट हो तो प्लीज मार्क करके उसको डिस्कस करना। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यस, नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज, अ बैग ए contains 4 black and 6 red balls and bag B contains 7 black and 3 red balls। 2 टाइप्स के बैग हैं, बैग ए में है 4 black and 6 red, बैग बी में है 7 black and 3 red। A die is thrown, एक डाई को हमने फेंका। If 1 or 2 appears on it,
देन बैग ए इज चूजन। अगर 1 और 2 अपीयर होते हैं तो हमने बैग ए को चूज करना है, बैग अदरवाइज बैग बी। और अगर 1 और 2 नहीं आते तो फिर आप बैग बी को सिलेक्ट करोगे। इफ 2 balls आर ड्रॉन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट, यस इट इज इंपॉर्टेंट वर्ड, ठीक है, दीज 2 आर इंपॉर्टेंट वर्ड्स। अब अगर वो कह रहे हैं कि अगर हम 2 balls को सिलेक्ट करते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द सिलेक्टेड बैग, जो भी बैग हम सिलेक्ट करेंगे, हमें नहीं पता कौन सा बैग सिलेक्ट हो रहा है, जो भी बैग आप सिलेक्ट करोगे, आपने उसमें से 2 balls अगर सिलेक्ट करे हो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ वन ऑफ देम बीइंग रेड एंड अनदर इज ब्लैक। उनमें से एक रेड हो और एक ब्लैक हो, इस चीज की हमने प्रोबेबिलिटी उनको फाइंड आउट करके देनी है। अब अगर ये हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, इट मीन्स ये होगा हमारा ए। तो ए हो गया सिलेक्शन ऑफ 1 रेड एंड अनदर ब्लैक बॉल, ये ए हो गया। बट इसके ये हमने बॉल्स जहां से लेनी है, कहाँ से लोगे, बैग में से लोगे ना, इसका मतलब आपको बैग भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो हमारा E1 और E2 क्या हो जाएगा, E1 हो गया सिलेक्शन ऑफ बैग ए, E2 हो जाएगा सिलेक्शन ऑफ बैग बी। ये हमारे टास्क हो गए, ठीक है, इन्हीं के बिहार पर हमें ए मिलेगा। ठीक बेटा, अब अगेन इस स्टेटमेंट को फिर से एक बार देखो, क्या आपको इसमें कुछ भी गिवन है? न्यूमरल वैल्यूज कभी भी गिवन काउंट नहीं होती, ठीक है, जो भी नंबर्स होंगे। तो ये तो बैग की काउंटिंग्स होगी, क्या क्या बॉल्स हैं, ये उनके सिलेक्ट होने के चांसेस हो गए कि 1 और 2 आने पर बैग ए अदरवाइज बैग बी। फिर आगे टास्क आ गया कि 2 बॉल सिलेक्ट करनी है, उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी। मीन्स हमें कोई भी रिजल्ट थ्रू आउट स्टेटमेंट में गिवन नहीं है। और अगर रिजल्ट गिवन नहीं है, इट मीन्स ये किस चीज का क्वेश्चन है, टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी का, क्योंकि इवेंट्स तो बन रहे हैं बट गिवन नहीं है। और अगर गिवन होता कुछ, इवेंट्स बन रहे होते और गिवन होता कुछ, तो यही क्वेश्चन किस में टर्न हो जाता, बेस थ्योरम में। ठीक बेटा, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले सिलेक्शन, अब हमारे पास टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला जो बनता है वो क्या हो जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रिस्ट्रिक्टेड टू E1 प्लस probability of A equals to probability of E1 into probability of A restricted to E1 plus probability of E2 probability of A restricted to E2। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है, लिखा है हमने, बट वो मैंने वर्बल इसलिए बनाया क्योंकि हम उन प्रोबेबिलिटीज को फाइंड आउट कर लेते फिर हम फॉर्मूला इनपुट कर देंगे। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या है, सिलेक्शन ऑफ बैग ए बैग कब सिलेक्ट होता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए बैग तब सिलेक्ट होगा जब टाई पर 1 और 2 आए, या तो 1 हो या 2 हो, मीन्स इन्हीं 2 नंबर्स के लिए तो फेवरेबल हो गए हमारे पास यही 2 नंबर्स। और टोटल कितने नंबर्स होते हैं, डाई में 6। तो बैग ए के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2/6 विच इज 1/3। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या है कि 1 और 2 के अलावा कुछ भी आ गया तो बैग बी सिलेक्ट होगा, मीन्स 3, 4, 5, 6 इन चारों में से कुछ भी आ गया तो बैग बी सिलेक्ट होगा। तो बैग बी के लिए कितने फेवरेबल हो गए, 4, और टोटल कितने हैं 6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 2/3। नहीं तो 1 माइनस करके भी आ सकती है। ठीक है, चलो अदरवाइज अभी आप सिंपल ऐसी माइंड में रखो। अब क्या निकालेंगे हम, ए रिस्ट्रिक्टेड टू E1, क्योंकि हमें फॉर्मूले पुट करनी है। और अगर आपको डाइसीनेस हो ना, फॉर्मूले याद नहीं अभी, तो उसको एक रफ पेपर पर लिखकर फिर आप इनको फाइंड आउट करना। चलिए, ए रिस्ट्रिक्टेड टू E1। अब अगेन हमने बैग से रीड करना है, यहां से जब आप रीड करोगे E1 क्या है हमारे पास, सिलेक्शन ऑफ बैग ए, मीन्स बैग ए सिलेक्ट हो गया। ये तो हम एक टास्क ये मान लेते हैं कि ये गिवन है। अगर हमारा बैग ए सिलेक्ट हो गया है, ए क्या है, सिलेक्शन ऑफ 1 रेड एंड अनदर ब्लैक बॉल, मीन्स अब बैग ए में से हमने एक रेड और एक ब्लैक बॉल निकालनी है। ठीक है, तो ये क्या बन गई, सिलेक्शन ऑफ 1 रेड एंड अनदर ब्लैक बॉल व्हेन बैग ए इज सिलेक्टेड। ये तो लैंग्वेज होगी। अब हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या था, बैग ए में आपके पास है बेटा 4 ब्लैक बॉल्स एंड 6 रेड बॉल्स। ठीक है, ये आपके लिए यहां लिखा है, अदरवाइज आपने रफ नोटबुक में लिखना है। अब हमें अगर एक ब्लैक लेनी इनमें से, तो आप क्या करोगे, 4 है ना, 4 में से एक सिलेक्ट करना है तो 4C1, और रेड भी एक लेनी है तो उसमें से एक सिलेक्ट करेंगे तो 6C1। ये हो गया न्यूमिनेटर, और डिवाइडेड बाय द टोटल, जो यही होता है ना फेवरेबल अपॉन टोटल, और टोटल कितनी है 10 में से तो 2 सिलेक्ट होगी, 1 ब्लैक और 1 रेड, मीन्स टोटल में 2 सिलेक्ट होगी, तो वो हो गया 10C2। अब इसको आपने कैलकुलेट करना है। एनसीआर का फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिख दिया आपकी हेल्प के लिए, एनसीआर इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, इस फॉर्मूले के बिहार पर आपको ये आंसर मिलेगा, और जो कैलकुलेशन का टोटल आंसर होगा वो होगा 18/15, मीन्स 8/15। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रिस्ट्रिक्टेड टू E1 इज 8/15। अब हम मूव करते हैं सेकंड पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रिस्ट्रिक्टेड टू E2 पर आ जाते हैं। ठीक है, अब ए रिस्ट्रिक्टेड टू E2, अब लैंग्वेज को रीड करो आप। इसके बिहार पर ये क्या था, सिलेक्शन ऑफ सेकंड बैग, सिलेक्शन ऑफ बैग बी, और एक क्या था,
कि सिलेक्शन ऑफ वन रेड एंड अनदर ब्लैक बॉल मीन्स सिलेक्शन ऑफ वन रेड एंड अनदर ब्लैक बॉल व्हेन बैग बी इज सिलेक्टेड। अब बैग बी में से हमने फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बी बैग में ब्लैक बॉल्स हैं 7 और रेड बॉल्स हैं 3। अब इनमें से हमने एक ब्लैक लेनी है, एक रेड लेनी है, तो इसमें से एक ब्लैक लेंगे तो 7C1, यहाँ से एक रेड लेंगे तो 3C1। इनको कर दिए हमने मल्टीप्लाई, डिवाइडेड बाय टोटल कितनी है 10, और उसमें से हमने लेने 2, काउंटिंग में ये 2 हो जाएंगे ना टोटल, तो 10C2। और इसको भी आपने एनसीआर के इसी फॉर्मूले से सॉल्व करना है, तो आपको कैलकुलेशन बाद कुछ ऐसा मिलेगा और लास्ट आंसर होगा 7/15। तो अब हमारे पास सारी प्रोबेबिलिटीज हैं। अब हमारा टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है उसको आप पुट करोगे। टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 ये हमने फाइंड आउट की थी 1/3। ए रिस्ट्रिक्टेड टू E1 की वैल्यू है 8/15। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 था 2/3 एंड ए रिस्ट्रिक्टेड टू E2 की वैल्यू है 7/15। इसको हमने सॉल्व किया, सो देन द लास्ट आंसर इज 22/45 विच इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। ये सीबीएसई में 2015 में आया था ये क्वेश्चन। अब इसको ध्यान से अच्छे से गो थ्रू होना है, डाउट होगा तो फिर आप मेरे से डिस्कस करोगे। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। यस, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सीबीएसई में ये भी 2015 में आया था और एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन भी है बेटे। स्टेटमेंट क्या हमारे पास, 3 machines E1, E2, E3 in a certain factory produced 50%, 25% and 25% respectively। ये हमें बताया गया कि वो कितने जो भी प्रोडक्शन है उनका कितने परसेंट वो प्रोड्यूस करती हैं। ऑफ टोटल डेली आउटकम ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स, तो बल्ब्स यहाँ प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। इट इज नोन दैट 4% ऑफ द ट्यूब्स प्रोड्यूस्ड वन ईच ऑफ द मशीन E1 एंड E2 आर डिफेक्टिव। तो इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि वो E1 और E2 जितना प्रोडक्शन कर रही है इलेक्ट्रिक बल्ब्स का, उसमें से 4% डिफेक्टिव आता है। E1 भी 4% डिफेक्टिव प्रोड्यूस करी और E2 भी, एंड दैट 5% ऑफ दोज प्रोड्यूस्ड ऑन E3 आर डिफेक्टिव। और E3 जितना प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें से 5% डिफेक्टिव है। इफ वन ट्यूब इज पिक्ड अप एट रैंडम फ्रॉम अ डेज प्रोडक्शन, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज डिफेक्टिव। तो अब हमने फाइंड आउट करना है कि ये डिफेक्टिव होना चाहिए, डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो ये तो हो जाएगा हमारा ए, प्रोडक्शन ऑफ डिफेक्टिव बल्ब। ठीक है, अब जो ये डिफेक्टिव बल्ब की हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, ये डिफेक्टिव बल्ब कहाँ से मिल रहा है? हो सकता है जो E1 में से प्रोड्यूस हो रही टर्म्स उसमें से डिफेक्टिव है, E2 में से डिफेक्टिव हो सकते हैं, E3 मशीन में से डिफेक्टिव है। इट मीन्स वो हमारे बनेंगे इवेंट्स। बट बेटा ऑलरेडी क्योंकि यहाँ पर E1, E2, E3 यूज हो रहे हैं तो हमने इवेंट्स की नेम रख ली D1, D2 एंड D3। आप कुछ भी नेम रख सकते हो, बट ये सेम नहीं रखना था, तो इसलिए हमने इसको चेंज कर लिया। तो D1 क्या है? प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स बाय मशीन E1, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स बाय मशीन E2, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स बाय मशीन E3। ठीक है, ये उनकी प्रोडक्शन का आ गया और ये डिफेक्टिव हमने फाइंड आउट ही करना है। बस अब तो हमारा काम बहुत आसान है। अब हमने फाइंड आउट करना है अपने फॉर्मूले को। अच्छा, यहाँ फॉर्मूला कैसा बनेगा? यहाँ अगर हम फॉर्मूला बनाएंगे, क्योंकि यहाँ 3 टर्म्स आ गई ना, तो यहाँ टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला कुछ ऐसा होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ D1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रिस्ट्रिक्टेड टू D1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ D2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रिस्ट्रिक्टेड टू D2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ D3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रिस्ट्रिक्टेड टू D3। मीन्स आपको कंटिन्यू भी कर सकते थे, मेरे पास स्पेस नहीं तो मैंने यहाँ लिख दिया। यस, मुझे यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए था, नो इशू। चलो ये हमने लिख लिया बेटे, ये बनेगा क्योंकि अब 3 इवेंट्स आ गए ना, तो D3 तक आगे मूव होगा। तो अब हमें फाइंड आउट करना है D1, D2, D3 एंड ए रिस्ट्रिक्टेड टू D1, ए रिस्ट्रिक्टेड टू D2 एंड ए रिस्ट्रिक्टेड टू D3। ये सब कुछ अब हम फाइंड आउट करेंगे। यस, अब आ जाइए अपने क्वेश्चन पर। सबसे पहले ए रिस्ट्रिक्टेड टू D1 मीन्स प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स बाय मशीन E1। E1 कितना प्रोडक्शन करी है? 50%। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ D1 क्या हो जाएगा? 50/100। D2 मतलब E2 मशीन कितना करी है? 25%, तो ये हो जाएगा 25/100। एंड D3 मीन्स थर्ड मशीन कितना प्रोड्यूस करी है? वो भी अगेन 25% करी है, तो ये होगा 25/100। नाउ ए रिस्ट्रिक्टेड टू D1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रिस्ट्रिक्टेड टू D1 मीन्स D1 क्या है कि जो हमारी किस मशीन E1 की प्रोडक्शन में से क्या ये है कि जो प्रोडक्शन है वो मशीन A1 की है, और एक है कि वो डिफेक्टिव है। मीन्स प्रोडक्शन ऑफ डिफेक्टिव बल्ब फ्रॉम मशीन E1, या आप इसको लिख सकते हो प्रोडक्शन ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स व्हेन द प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन E1। ठीक है, ये भी लिख सकते हो आप। यस, वो ज्यादा बेटर होगा, थोड़ा सा उसको और इलेबोरेट कर दोगे आप। तो ये हमारी लैंग्वेज होगी। अब आपने क्या करना है,
अब हमने पता है कि जो हमारी E1 मशीन है, E1 में कितने % डिफेक्टिव आता था? E1 में हमारे पास था 4%, E1 और E2 दोनों में था 4%, E3 में था 5%, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रिस्ट्रिक्टेड टू D1 हो गया 4/100 क्योंकि 4% है डिफेक्टिव। ऐसे ही सिमिलरली अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रिस्ट्रिक्टेड टू D2 मीन्स प्रोडक्शन ऑफ डिफेक्टिव बल्ब व्हेन द बल्ब इज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन E2, तो वो कितना होगा? 4% था, 4/100, और D3 के लिए क्या था? 5%, तो हो गया 5/100। सब कुछ मिल गया हमें। और अब सब कुछ मिल गया तो अब हम टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर देते हैं, और उस फॉर्मूले को मैंने आपके लिए लिखा भी था ना, सेम वही D1 ए रिस्ट्रिक्टेड टू D1 प्रोबेबिलिटी ऑफ D2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रिस्ट्रिक्टेड टू D2 प्रोबेबिलिटी ऑफ D3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रिस्ट्रिक्टेड टू D3, ठीक है। तो अब यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे। ये हमारे पास 50/100 था, ये कितना था? 4/100, 25/100, it is 4/100, this one is 25/100 and the value of this is 5/100। अब इसको बेटा कैलकुलेट करना है, और आफ्टर कैलकुलेशन लास्ट आंसर जो आएगा वो होगा 17/400, ठीक है। अब मेरा आपसे एक ये क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन तो हमने कर लिया टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी से, बट क्यों किया इसको हमने बेस थ्योरम से? क्यों नहीं किया? क्योंकि आप थ्रू आउट स्टेटमेंट रीड करो एक बार। ये मशीन्स हैं, ये उनकी प्रोडक्शन हमें दे दी, ठीक है। उसके बाद ये भी हमें बता दिया कि इतने इतने % डिफेक्टिव है टर्म्स, ठीक है। जनरल लैंग्वेज चलती आ रही है अभी तक। उसके बाद उन्होंने बता दिया कि हमने एक बल्ब जो सिलेक्ट किया है ये कैलकुलेट करने की वो डिफेक्टिव है। ये तो हमें बस इतना बता देना कि क्या कैलकुलेट करना है। कोई रिजल्ट गिवन है, ये तो नंबर्स है ना, और नंबर्स कभी भी गिवन नहीं होते। हमें बस उनकी प्रोडक्शन बता दी, उनके डिफेक्टिव % बता दी है, और फाइंड आउट करने के लिए बोल दिया। कुछ भी नहीं इसमें गिवन। और ऐसे ही डिफेक्टिव वाले क्वेश्चंस आपको बेस थ्योरम में भी हैं। अब उनकी स्टेटमेंट को रीड करना और इस स्टेटमेंट को रीड करना, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि वहां बेस थ्योरम क्यों है, क्योंकि वहां कुछ गिवन है और इसमें कोई भी रिजल्ट हमें गिवन नहीं है, इसलिए टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। चलो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यस, नाउ 4th क्वेश्चन है ये, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में से ही बेटा ये क्वेश्चन। अ बैग कंटेन्स 2n+1 कॉइन्स, टोटल कॉइन्स इतने हैं। इफ इट इज नोन दैट n ऑफ दीज कॉइन्स हैव अ हेड ऑन बोथ साइड्स, n कॉइन्स ऐसे जिसमें दोनों तरफ ही हेड है, whereas the rest of the coins are fair। फेयर होने का मतलब है कि एक तरफ टेल है और एक तरफ हेड है, जैसे कि जनरल कॉइन्स में होता है। अ कॉइन इज पिक्ड अप एट रैंडम फ्रॉम द बैग एंड इज टॉस्ड। एक हमने कॉइन को सिलेक्ट किया और उसको टॉस किया। इफ द प्रोबेबिलिटी दैट द टॉस रिजल्ट्स इन अ हेड इज 31/42। वो कह रहे हैं कि अगर हम इस चीज की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं कि टॉस करने पर हेड आएगा, अगर वो प्रोबेबिलिटी 31/42 के इक्वल है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ n। तो हमने यहाँ पर n की वैल्यू बतानी है, मीन्स अभी हमें यहाँ पर प्रोबेबिलिटी दे दी है, आप n की वैल्यू दोगे, उनको फाइंड आउट करेंगे। बहुत इजी है, स्टार्ट करते हैं। यस, क्या है हमारा क्वेश्चन? सबसे पहले तो हमने फाइंड आउट जो करना होता है उसको हम ए लेते हैं। हालांकि यहाँ फाइंड आउट नहीं करना, बट ए तो वही रहेगा ना। किस चीज की प्रोबेबिलिटी की यहाँ बात हो रही है? टॉस रिजल्ट्स इन अ हेड, टॉस रिजल्ट्स इन अ हेड, तो ये तो ए हो गया। अब जो ये हेड एज अ रिजल्ट आना चाहिए, मीन्स हमने क्वाइंस को ही टॉस किया ना तब है। और क्वाइन किस तरह के हमारे पास? एक है 2 हेडेड, मतलब दोनों तरफ ही हेड है, और एक है फेयर क्वाइन। तो E1 हो गया 2 हेडेड क्वाइन इज सिलेक्टेड, E2 हो गया फेयर क्वाइन इज सिलेक्टेड। कोई भी सिलेक्ट हो सकता है ना इनमें से। बस अब हम अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें 4 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। अब तो फॉर्मूला माइंड में अच्छे से सेट हो गया होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रिस्ट्रिक्टेड टू E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रिस्ट्रिक्टेड टू E2, ये 4 फाइंड आउट करने और फॉर्मूले पुट करेंगे बाय गेटिंग दीज 4। उसके बाद फॉर्मूला यूज करेंगे, तो इन 4 की हेल्प से हमें हमारा आंसर मिलेगा। चलो अब फाइंड आउट करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, E1 क्या है? 2 हेडेड क्वाइन इज सिलेक्टेड। कितने हैं 2 हेडेड क्वाइन? 2 हेडेड क्वाइन है n, ये दिए हुए हैं। n ऑफ दीज क्वाइंस हैव हेड ऑन बोथ साइड्स। तो 2 हेडेड क्वाइन है n, और टोटल कितने हैं? 2n+1, मीन्स इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बनी? n/2n+1। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, E2 मतलब फेयर क्वाइन। अब उन्होंने कहा था वेयर एज द रेस्ट ऑफ द क्वाइंस आर फेयर। इन n को निकाल दो, रिमेनिंग कितने बचे? n+1। अगर हम ये n निकाल देते तो रिमेनिंग रह जाएंगे हमारे पास, वी आर लेफ्ट विद n+1 क्वाइंस, सो वी लेफ्ट विद n+1। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? n+1/2n+1 टोटल हमें इतनी मिल गई। अब ए रिस्ट्रिक्टेड टू E1 पर आ जाते हैं। ए रिस्ट्रिक्टेड टू E1 क्या बनेगा? इसको पहले करना है हमने। ये क्या है हमारे पास? ये है कि 2 हेडेड क्वाइन, ये हमें यहाँ से मिला है कि एक 2 हेडेड क्वाइन सिलेक्ट हो चुका है। और ए क्या है कि टॉस में हेड ही आना चाहिए, टॉस करने पर हेड ही आना चाहिए, ठीक है, ठीक, ओके। अब तो अगर हम इसको कंबाइन करके लिखते हैं तो वो क्या आएगा? टॉस रिजल्ट्स इन अ हेड व्हेन अ 2 हेडेड क्वाइन इज सिलेक्टेड।
या है सिलेक्टेड जो भी है। अब बेटे अगर एक 2 हेडेड कॉइन है तो 100% ही टॉस आएगा, जब है ही दोनों तरफ हेड तो 100% टॉस आना है, और जो चीज 100% होती है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1। नेक्स्ट ए रिस्ट्रिक्टेड टू E2 पर आ जाते हैं। वो क्या बनेगा हमारे पास कि आपका फेयर कॉइन सिलेक्ट हुआ है और आपने कॉइन के हेड आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। टॉस रिजल्ट्स इन अ हेड व्हेन अ फेयर कॉइन इज सिलेक्टेड। अब एक फेयर कॉइन अगर सिलेक्ट हुआ है तो हेड के आने के चांसेस, फेयर कॉइन में क्या होता है एक तरफ हेड और एक तरफ टेल होता है, दोनों के चांसेस कितने होते हैं 50-50%। तो मतलब अब हेड के आने के चांसेस कितने होंगे 1/2। मिल गया आपको सब कुछ। अब हम फॉर्मूला यूज करते हैं। टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी का हमारा फॉर्मूला होता है बाय यूजिंग द टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी। फॉर्मूला था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रिस्ट्रिक्टेड टू E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रिस्ट्रिक्टेड टू E2। इसकी वैल्यू कितनी है, ये थी n/2n+1। इसकी वैल्यू कितनी आई थी 1, यहाँ पर हमने फाइंड आउट की थी। ये वैल्यू कितनी थी n+1/2n+1, ये हमने फाइंड आउट की हुई है, इसलिए मैं डायरेक्टली पुट कर। ए रिस्ट्रिक्टेड टू E2 की वैल्यू आई है 1/2। ठीक है बेटा, हम इन सबको हमने इन 4 टर्म्स को 4 प्रोबेबिलिटीज को फाइंड आउट के लिए इन प्रोबेबिलिटीज को फाइंड आउट किए, उसके बाद हमने यहाँ पुट कर दी वैल्यूज। अब आपका सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट बचता है। यस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें दी हुई है क्वेश्चन में कि 31/42 है, ये दे रखा है कि टॉस करने पर हेड आए एज अ रिजल्ट, उसकी प्रोबेबिलिटी है 31/42। हमें एन फाइंड आउट करना है, ये एज इट इज में। इनमें से हमने 2n+1 कॉमन निकाल लिया, हियर वी लेफ्ट विद n एंड हियर वी लेफ्ट विद n+1/2। अब आप यहाँ एलसीएम ले लोगे तो ये होगा 3n+1/2 और बाहर है 1/2 n+1। तो हमारे पास एलसीएम लेके ये टर्म हो जाएगी 3n+1/4n+2। क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने, आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये हुआ, ब्रैकेट्स को ओपन करोगे तो इतने हैं, और लास्ट कैलकुलेशन जो आपके पास आएगी हमें वहां पर n की वैल्यू कितनी मिलेगी 10। ये हमारा लास्ट आंसर है। हमें प्रोबेबिलिटी दी हुई थी और हमें n फाइंड आउट करना था और वो आया है 10। ठीक है बेटा, अब आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे ट्राई करने के लिए। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया कि किस वे के क्वेश्चंस हो सकते हैं टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी के। अब आपको क्वेश्चंस देते हैं ट्राई करने के लिए, उनको ट्राई करना है, डाउट होगा तो मेरे से डिस्कस करना है। यस बेटे, अब जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको ट्राई करने के लिए मिलेगा वो है देयर आर 2 बैग्स, one of which contains 3 black and 4 white balls, while the other contain 4 black and 3 white balls. A fair die is cast. If the face 1 or 3 turns up, a ball is taken from the first bag. Means 1 और 3 आने पर आप first bag को select करोगे. And if any other number face turns up, a ball is chosen from the second bag. तो अगर कुछ भी और 1 और 3 के अलावा कुछ भी नंबर आता है तो हम इनके अलावा कुछ भी आ गया तो हम सेकंड बैग पर मूव करते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ ब्लैक बॉल, और ऐसा मैंने आपको क्वेश्चन भी करवाया है, तो ठीक है उसकी हेल्प लेनी है। तो मीन्स फर्स्ट बैग की सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी यहाँ से आ जाएगी, सेकंड बैग की 4/6 होगी क्योंकि इनको छोड़ भी देंगे हम, तो वहां से जल्दी से करना है आपने, क्वेश्चन ट्राई करना है। हमने किया हुआ ऐसा क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है और आपका आंसर आना चाहिए 11/21। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपने करना है ट्राई, वो है An urn contains m white and n black balls. A ball is drawn at random and is put back into the urn along with k balls of the same color. जैसे हमने इनिशियल किया था ना, 2 एडिशनल बॉल डाली थी ना हमने उसी कलर की, अब हमने k बॉल्स डालनी उसी कलर की, कलर एज दैट ऑफ द बॉल्स ड्रॉन मतलब जिस कलर की वो बॉल निकली थी उस कलर की। नेक्स्ट, अ बॉल इज अगेन ड्रॉन एट रैंडम, फिर से हमने बॉल निकाली। Show that the probability of drawing a white ball now does not depends on k. तो घबराना नहीं है स्टेटमेंट से, वो सीधी सब आपको लैंग्वेज में समझाते। वो क्या कह रहे हैं, आपके पास m white और n black balls हैं, आपने एक बॉल निकाली, ठीक है, उसका कलर चेक किया, जिस कलर की वो बॉल थी उस कलर की आपने k बॉल्स और डाली हैं। अगर व्हाइट निकले तो व्हाइट कलर की k बॉल्स डालोगे तो कितनी हो जाएंगी m+k, और अगर ब्लैक निकलती तो ब्लैक कलर की k बॉल्स डालते तो ये हो जाता है n+k। ठीक है बेटा, बॉल्स डालने के बाद k बॉल्स ऐड करने के बाद फिर से आपने बॉल निकाली है, और अब आप प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि जब हम व्हाइट बॉल निकालते हैं जो उसकी प्रोबेबिलिटी का आंसर आएगा वो होना डज नॉट डिपेंड्स ऑन k, मतलब उस प्रोबेबिलिटी के आंसर में लास्ट में k नहीं आना चाहिए, ये आपने प्रूफ करना है। ठीक है, वही 2 एडिशन वाले टास्क के अकॉर्डिंग मूव करना हो जाएगा क्वेश्चन, ये भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है। नेक्स्ट अब आपका है बैग ए कंटेन्स 8 white and 7 black balls, while the bag B contains 5 white and 4 black balls. One ball is randomly picked up from bag A and mixed up with the balls in bag B.
आपने बैग ए से कोई भी एक बॉल निकाली, हमें नहीं पता वो व्हाइट है या ब्लैक है, और उसको हमने मिक्स कर दिया बैग बी में। देन अ बॉल इज रेंडमली ड्रॉन आउट फ्रॉम इट, फिर आपने बैग बी में से एक बॉल निकाली। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन इज व्हाइट। अब आप इन ये प्रोबेबिलिटी निकालने की, जो ये बॉल निकाली है, जो हमने बैग बी में से बॉल निकाली है, वो व्हाइट हो, इस चीज की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो ए तो यहां से हो जाएगा, और E1 E2 क्या होगा कि बैग ए से फर्स्ट बॉल व्हाइट आ सकती है, E2 हो जाएगा बैग ए में से ब्लैक बॉल आ सकती है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अब आपने मूव करना। ये CBSE में 2007 में आया था। आंसर है इसका 83/105। तो बहुत ईजी है, जैसे हमने डिस्कस किए हैं। आप ट्राई करोगे, आपको जरूर आंसर मिलेंगे, नहीं मिलेंगे तो आप मेरे से डिस्कस करोगे। बट यस प्लीज, जब आप इन स्टेटमेंट्स को कर रहे होगे ना, पहले इससे ये गो थ्रू होना है कि क्या कुछ इसमें गिवन था, नहीं था, इसी वजह से यहाँ टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी यूज हो रहा है। गिवन होता है तो यही बेस थ्योरम का क्वेश्चन में शिफ्ट हो जाता है ना। ठीक बेटा, अब आप इसको ट्राई करो, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा टॉपिक, क्योंकि बहुत इजी है। सो टिल देन टेक केयर, बाय एंड प्रैक्टिस अ लॉट।